वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2014 में आई द एबिस ऑफ दैट 2 के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म सीरीज के सीक्वेंस पार्ट को भी एग्जैक्टली प्रीवियस पार्ट के तरह ही वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के 26 डायरेक्टर्स ने एक साथ मिलकर क्रिएट किया है। एडमायरली इस सीक्वेंस पार्ट के अंदर हमको फिर से कुछ हॉरर टेल्स ऑफ दैट, स्पाइन चिलिंग, फियरसम, डिस्क्वाइटिंग, मैकाब्रा एंड हॉरेंटस स्टोरीज दिखाई गई हैं, जिनमें से मैंने आप सभी के लिए 4 से 5 टेल्स ऑफ डेडली स्टोरीज पिक करी हैं। स्टिल, अगर आपने अभी तक एबीसी ऑफ दैट मूवी सीरीज का फर्स्ट पार्ट चेकआउट नहीं करा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में आप सभी को उस मूवी का लिंक मिल जाएगा, जिधर आप सभी जाकर आफ्टर दिस वीडियो उस पार्ट को भी देख सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा ट्रिविया, वो कौन सी ऐसी एकमात्र नॉन हॉरर फिल्म है जिसे आपने कई बार टीवी वगैरह पर देखी होगी, बट आपको आइडिया नहीं होगा कि वो फिल्म आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी श्रापित मानी जाती है। अब ये ट्रिविया जिसका मैं जवाब आप सभी को इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑलराइट, मूवी की स्टार्टिंग हमारी पहली स्टोरी से शुरू होती है, जो कि एक मकाबरा स्टोरी है जिसका नाम होता है जायगोट। अब ये किस तरीके की स्टोरी है, आइए देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग जेनिफर नाम की 25 साल की विलेजर लड़की को दिखाकर होती है, जो कि गलती से अनजाने में लास्ट वीक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो डैन, जो कि जेनिफर का पति था, इसको जेनिफर की प्रेगनेंसी वाली बात के बारे में पता चलते ही ये इसकी ऐसी हालत में अपनी पत्नी की केयर करने की बजाय, उसकी परवाह करने की बजाय, जेब में पैसे न होने की वजह से जेनिफर को इतने बड़े घर में अकेला ही छोड़ के चले जाता है, जरा सा भी ऐसे न सोचते हुए कि वो इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले बिना किसी की मौजूदगी के प्रेगनेंसी की कंडीशन में कैसे सरवाइव करेगी। लेकिन खैर, एनीवेज, डैन को जेनिफर को अकेला ऐसे छोड़ते ही सीन अब सीधा यहाँ से मूव होकर ठीक 13 साल बाद जेनिफर के ऊपर फोकस करता है, जो कि पिछले 13 साल से अपने हस्बैंड के जाने के बाद से लगातार अब तक प्रेग्नेंट थी, और इसका बच्चा इसके पेट में रहते रहते ही इतना बड़ा हो गया था कि वो भी 13 साल का ही हो चुका था, जो कि इसकी बॉडी से अभी तक बाहर ही नहीं आया था। एंड सीरियसली दिस सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज। तो खैर, अब इसके घर में जितनी भी खाने पीने की चीजें थी, जिनको खा पी कर ये अब तक जैसे तैसे सरवाइव कर पा रही थी, वो सब चीजें अब अनफॉर्चुनेटली खत्म हो जाती हैं। तो अब अपने घर में खाने पीने की चीजों को बिल्कुल ही खत्म होते थे। जेनिफर भूख के मारे रेंगते हुए अपने घर के बाहर आकर कुछ खाने के लिए ही ढूंढ रही होती है। तो इससे ही बीच इसको अपने जस्ट सामने एक जंगली बिल्ली नजर आती है, जो कि किसी सांप को खा रही होती है। तो अब इस बिल्ली को देखते ही जेनिफर अपनी भूख पर कंट्रोल न रखते हुए सीधे इस बिल्ली की गर्दन को तोड़कर मारकर अपने घर में लाकर भूख के मारे इस बिल्ली को कच्चा ही खा जाती है। तो बस अब इस जहरीली बिल्ली के खाने के कुछ ही देर के अंदर ही जेनिफर का पेट अचानक से धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है, जिसके चलते इसका बच्चा इस जहरीली बिल्ली के खाने की वजह से पेट के अंदर ही मर जाता है, और मिसकैरेज होकर लोअर पार्ट से निकलने की बजाय 13 साल बाद जेनिफर के मुंह को चिरते हुए बहुत ही अजीब ढंग से टूटते फुटते हुए बाहर आ जाता है, जिसके चलते जेनिफर भी अपने बच्चे के साथ साथ इधर ही मर जाती है। और बस ये स्टोरी इन दोनों माँ बेटे के मरते ही एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है। एनीवे, सब सीन हमारी नेक्स्ट स्टोरी जाइलोफोन के ऊपर फोकस करता है, जो कि एक डिस्काउंटिंग स्टोरी है। अब ये किस तरीके की कहानी है, आइए देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम सभी एक एजेड, क्वाइट मेंटली डिस्टर्ब एंड कॉग्निटिव अमांडा नाम की ग्रैंड मदर को देख पाते हैं, घर में अकेले अपनी जूई नाम की पोती को, यानी कि इनकी ग्रैंड चाइल्ड को काफी देर से बर्दाश्त करते हुए पीछे बैठकर जाइलोफोन बजाते हुए देख रही होती है, क्योंकि इनकी पोती जूई ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की ही थी, जिसको ठीक से जाइलोफोन बजाना नहीं आ रहा था। आमतौर पर एक छोटे से बच्चे के लिए ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन जैसा कि
मैंने आप सभी को बताया कि अमांडा थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब एंड कॉग्निटिव थी। इसको जुई का जाइलोफोन बजाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस अब इतनी सी बात से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हुए अमांडा गुस्से में अपनी चेयर से खड़ी होकर सीधे अपनी पोती के पास जाकर उसकी दोनों टांगों से उसको उल्टा पकड़ पूरी बॉडी को बीच में से खींचते हुए फाड़कर उस छोटी सी बच्ची के 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन अमांडा अभी इधर ही थोड़ा रुकने वाली थी। यह अब उस मरी हुई बच्ची के मृत्यु शरीर से एक एक हड्डियां निकाल कर उन पे लगे खून को साफ कर उन सारी हड्डियों को एक साथ जोड़कर सेम वैसा ही एक जाइलोफोन जैसा बनाकर बच्चे की तरह बजाकर खेलने की कोशिश करती हैं। और बस ये स्टोरी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एंड डिप्रेसिंग नोट पर खत्म हो जाती है। एनीवे सब सीन यहाँ से चेंज होकर हमारी अगली स्टोरी जो कि एक फेयरसम स्टोरी है जिसका नाम है कैपिटल पनिशमेंट। वेल अब ये किस तरीके की स्टोरी है आइए देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। इससे स्टोरी की शुरुआत एक कोर्ट रूम को दिखाकर होती है जिसमें कुछ गांव के लोगों ने एक रैन नाम के आदमी को पकड़ा हुआ होता है क्योंकि इसने आज सुबह 11 बजे एक लोकल चर्च के अंदर किसी मेरी नाम की लड़की के साथ रैप करके बहुत ही बेरहमी से उसको मार दिया होता है। जो कि नेटली बस उस वक्त नॉर्मली हर दिन के तरह चर्च में आकर प्रेयर करने के लिए ही आई हुई थी। तो बस अब पूरे गाँव वाले नेटली के डेथ के जस्टिस के लिए कोर्ट रूम के सीनियर डेप्यूटी मिस्टर मॉर्गन के पास आते हैं ताकि वो सभी लोग मिलकर नेटली को इंसाफ दिला सके। तो डेप्यूटी मॉर्गन गांव वालों की बातों को अच्छी तरीके से सुनते हुए ये रैन को नेटली के इस रैप के केस में गिल्टी देख तुरंत ही दोपहर के 12 बजे अपने आदमियों को कहकर सेंटेंस टू कैपिटल के तहत पनिशमेंट देकर मारने के लिए कहते हैं। तो बस अब वो सभी लोग डेप्यूटी के इस बात को सुनते हुए रैन को जबरदस्ती पकड़कर एक घने जंगल के बीचों बीच इसको लाकर एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर अच्छे से इसकी गर्दन को रखकर सीधे एक कुल्हाड़ी से एक जानवर के तरह रैन के सर को काट कर इसको मार देते हैं। और बस इसी ही मोमेंट पर यह क्रिपी स्टोरी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। एनीवे अब हम चलते हैं हमारी आज के लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जिसका नाम होता है द टॉर्चर पॉर्न जो कि एक हॉरर स्टोरी है। वेल अब ये किस तरीके की कहानी है आइए देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट फाइनल स्टोरी की स्टार्टिंग अडल्ट फिल्म मेकर जॉन नाम के बंदे को दिखाकर होती है जो कि एक पॉर्न वीडियो बनाने के लिए कुछ 10 से 15 लड़कियों का ऑडिशन ले रहा होता है। तो इन ऑडिशन के दौरान जॉन के पास एक कैटी नाम की लड़की अपना ऑडिशन देने के लिए आती है। तो इसका ऑडिशन लेते दौरान जॉन बस कैटी की ऊपर से लेके नीचे तक इसकी बॉडी ही चेक कर रहा होता है देखने के लिए कि ये इसकी मूवी के लिए परफेक्ट है कि नहीं। तो इसी ही दौरान जॉन को कैटी की स्कर्ट के नीचे से अचानक से इसका पिनस दिखाई देने को मिल जाता है। तो इस अनएक्सपेक्टिंग एंड अनरियल सीन को देख जॉन अपने सभी क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर कैटी का ऐसे आदमी होने का बहुत ही बुरी तरीके से हंसकर इस कमरे में मौजूद सभी लोगों के सामने कैटी का मजाक बनाने लगता है। तो अब दूसरी ओर कैटी इन सभी लोगों के सामने अपने इस तरीके से बेइज्जती होते थे खड़े होते होते ही अपने आप ही एकदम से ही पोजेस हो जाती हैं और ये इस कमरे में मौजूद इन सभी लोगों को बहुत ही दर्दनाक तौर पर एक एक को मारकर आखिर में इन सभी से अपने इस बेइज्जती का बदला ले लेती हैं। और बस कैटी के बदले के साथ हमारी ये आखिरी स्टोरी बहुत ही अजीबो तरीके से ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर आप एनाथोलॉजिस्ट मूवीज देखने में अभी भी बिलीफ रखते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ताकि मैं इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल पार्ट भी यानी कि इसका थर्ड पार्ट भी जल्द से जल्द आप सभी के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ सकूं क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अब हम बात करें हमारे आज के पूछे गए ट्रिविया के बारे में जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि वो कौन सी एकमात्र नॉन हॉरर मूवी है जो कि 70s में फेमस होने के साथ साथ कई हद तक श्रापित भी होती जा रही थी। तो वेल उस मूवी का नाम है 1978 में आई द सुपरमैन। तो वेल दोस्तों यही थी द एबीसी ऑफ दैट टू की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।